आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 13 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा के फिलिस्तीनियों को साउथ सूडान में जबरदस्ती भेजने की तैयारी, फिलिस्तीनियों को मिलेगी जिंदा गजा छोड़ने की इजाजत, नेतन्याहू का खतरनाक ऐलान, यमन के हूथीस ने इसराइल को फिर दहलाया, 4 अहम ठिकानों पर किया ड्रोन हमला, लेबनान पहुंचे ईरान के टॉप ऑफिशियल, लेबनानी हुकूमत ने दिया बयान, हिजबुल्लाह के हथियारों के मामले में बाहरी दखल नामंजूर, और रूस यूक्रेन के दरमियान तेज हुई ड्रोन वॉर। इधर किम जोंग उन ने किया पुतिन को टोटल सपोर्ट देने का ऐलान। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इससे ज्यादा होंगी। शुरुआत करते हैं। गजा के मालिकों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने का खतरा बढ़ गया है और इसराइल ने साउथ सूडान के साथ ये खाका तैयार करना शुरू भी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल साउथ सूडान से बात कर रहा है कि गजा के फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती वहां ट्रांसफर कर दिया जाए। गजा 22 महीने की बमबारी के बाद पूरी तरह तबाह हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनियों को साउथ सूडान खदेड़ने के मामले पर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। एक अमेरिकी लॉबिंग फर्म के हेड जो स्लाविक ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि साउथ सूडान के अफसरों ने उन्हें बातचीत की जानकारी दी है, मालूमात दी है। साउथ सूडान के ऑफिशियल्स ने इस्राएली डेलीगेशन साउथ सूडान जाकर टेम्पररी कैंप्स बनाने की फिजिबिलिटी देखेगा। हालांकि अभी इसके लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि इन कैंप्स की कंस्ट्रक्शन इसराइल खुद फंड कर सकता है, यानी पैसा लगाएगा लोगों को वहां रहने के लिए, फिलिस्तीनियों को। एक तरीके के कंसंट्रेशन कैंप्स ही हो जाएंगे ये भी। इधर मिस्र के 2 अफसरों ने बताया कि वो महीनों से साउथ सूडान को फिलिस्तीनियों को अपनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्र किसी भी तरह की जबरदस्ती शिफ्टिंग के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें सरहद पर रिफ्यूजी क्राइसिस का डर है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया और साउथ सूडान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया कि क्या आप फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ अपनाने जा रहे हैं। यानी कुछ तो है जो खामोशी है और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इधर कानूनी जानकारों का यह कहना है कि इतनी बड़ी आबादी को, 20 लाख की आबादी को जबरदस्ती कहीं और भेज देना एक तरह से एथनिक क्लिंजिंग के बराबर होगी, एक नस्ल कुशी होगी। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि साउथ सूडान दुनिया का सबसे नया मुल्क है। ये 9 जुलाई 2011 को सूडान से आज़ाद हो गया था। अफ्रीका में वाक़ इस मुल्क ने 2011 में ही यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप भी हासिल कर ली थी। तो साउथ सूडान और सूडान अलग है। वो सूडान जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला है, रोज़ मैं उसकी जो आपको खबर सुनाता हूँ, वो अलग है। ये साउथ सूडान नया मुल्क है, इसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, इसको पैसा चाहिए। ये अपनी ज़मीन देने को तैयार भी हो सकता है फ़लस्तीनियों के लिए, लेकिन क्या फ़लस्तीनियों को खदेड़ देना इतना आसान होगा? वो चले जाएंगे। 22 महीने में हमने क्या देखा, आपने क्या देखा, सब जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेतन्याहू ने बड़ी ही बेशर्मी से ऐलान किया है कि गजा के फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने की आज़ादी दी जाएगी, जैसे कि उन्हें बाहर भेजना कोई इश्तिहार हो और जैसे कि इनके बाप की ज़मीन हो। इसराइली ब्रॉडकास्टर I24 न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि हम उन्हें ज़बरदस्ती नहीं निकाल रहे, लेकिन उन्हें गजा छोड़ने की इजाज़त दे रहे हैं। उसका तर्क था नेतन्याहू का कि फौजी ऑपरेशन के दौरान लोगों को लड़ाई वाले एरिया छोड़ने का मौका मिलेगा और अगर चाहें तो वो गजा से बाहर भी जा सकते हैं। तो इसराइल में शिफ्ट कर दो, तेल अवीव खाली कर दो उनके लिए। गजा में इसराइल ने सालों से कड़ी निगरानी रखी है और बहुतों को बाहर जाने से रोका है, लेकिन अब जाने देने की बात कर रहा है। फ़लस्तीनियों के लिए ये किसी तरह का दबाव उनके लिए 1948 के नकबा यानी अपनी ही ज़मीन से बड़े पैमाने पर बेदखली की याद दिलाता है। नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि इसराइल बड़े पैमाने पर गजा की आबादी को अपने कंट्रोल में रखने या खदेड़ने की तैयारी में है। मैंने बहुत ही हल्के तरीके से आपको ये न्यूज़ सुना दी, लेकिन ये इतनी हल्की न्यूज़ नहीं है, ये बहुत सीरियस थ्रेट है, ये बहुत सीरियस बात है और ये एक बड़ा ख़तरा है जो फ़लस्तीनियों के सिर पर मंडरा रहा है। अव्वलो आखिर मकसद यही है कि फ़लस्तीनियों को खदेड़ कर उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेना। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रिवियरा बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट का। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं, स्टीव विटकॉफ जैसा अरबपति भी उनके पास है। आप समझ लीजिए सर,
आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं है। जज्बात में आप कह तो सकते हैं कि नहीं, फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, छुड़वा दी जा सकती है। ये सब उसी की तैयारी है। आगे आगे देखते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल की रात इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से फ़ोन पर बातचीत की। जॉर्जिया मेलोनी वैसे भी एक आध और लीडर के भी करीब हैं, उनसे भी बड़ी अच्छी दोस्ती, आप उन्हें जानते होंगे। खैर, दोनों ने, एमबीएस और मेलोनी ने, गज़ा स्ट्रिप में हालात पर चर्चा की। गज़ा के जो हालात हैं, जिसमें सिक्योरिटी और इंसानी हालात पर फोकस किया गया इस बातचीत में। एमबीएस ने जोर दिया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर ये मार काट गज़ा की रोकनी चाहिए, नुकसान वहाँ पर कम करना चाहिए और लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को। मुस्लिम वर्ल्ड के सो कॉल्ड सबसे मजबूत मुल्क सऊदी अरब की तरफ से मजम्मत और मीटिंग्स के दौर जारी हैं और उधर 2 साल से गज़ा में कत्ल व गारत थम नहीं रहा। खुदा ना करे अगर ये जंग 10 साल और चली तो सऊदी अरब की ऐसी कोशिशों में कोई कमी नहीं आएगी और ये भी बदस्तूर जंग के साथ चलती रहेंगी। मजम्मत और मीटिंग्स इनके बस की यही है। बढ़ते आगे, यमन के हूथीस ने इसराइल के 4 अहम ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। यमन के हूथीस ने कहा है कि उनकी ड्रोन यूनिट ने आज 6 ड्रोन्स के साथ 4 अहम इस्राएली ठिकानों पर हमला किया। ये हमले हाइफा, नेगेव, अल रशश, जिसे इस्राएली इलाद कहते हैं, और बीर शेबा में हुए। यमनी आर्म फोर्सेस यानी कि YAF के स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने कहा कि ये हमले अपने मकसदों में कामयाब रहे, यानी हमने अपने टारगेट अचीव किए, जहां हमारा टप से वहीं जाकर लगी हमारे ड्रोन्स। उन्होंने वार्निंग दी, सारी ने, कि अगर ज़ायनी हुकूमत फ़लस्तीनी लोगों को ख़त्म करने के लिए कत्लेआम, भुखमरी और जबरन बेघर करने की साजिश जारी रखेगी तो इसके नतीजे पूरे अरब और मुस्लिम मुल्कों के लिए ख़तरनाक होंगे। याहिया सारी ने कहा कि फ़लस्तीनी मसले को ख़त्म करना बाकी ममालिक पर हमले की शुरुआत होगा। यमन की फ़ौज यानी YAF ने कहा कि इसराइल पर उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक गज़ा पर हमले रुकते नहीं और गज़ा पट्टी की नाकेबंदी महासरा ख़त्म नहीं किया जाता। गज़ा में जो हालात हैं दुनिया देख रही है, वेस्ट बैंक में भी अच्छे नहीं हैं। वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों पर इस्राएली जुल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की 2024 की हुकूक इंसानी रिपोर्ट के मुताबिक कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इस्राएली फ़ौज और नाजायज़ सेटलर्स के हमलों का रोज़ाना औसत अब तक का सबसे ज़्यादा औसत यानी एवरेज हो गया है। सबसे ज़्यादा ऐसे हमले नहीं होते थे। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वेस्ट बैंक में इस्राएली सेटलर्स के फ़लस्तीनियों और उनकी प्रॉपर्टी पर हमले अब तक का सबसे ज़्यादा रोज़ाना एवरेज पर पहुंच गए हैं। ये हमले यानी रोज़ इतने हमले हो रहे हैं कि इतने हमले पहले कभी नहीं हुए थे। नकबा का दौर या बाकी चीज़ें छोड़ देंगे तो उसके अलावा नॉर्मल डेज़ में ऐसे नहीं होते थे। हर रोज़ फ़लस्तीनियों की गाड़ियों को फूका जाता है, तोड़ा जाता है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियाँ, इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि फ़लस्तीनियों के पास ये सब कैसे है। उनके घरों में तोड़फोड़ की जाती है। फ़लस्तीनी बद्दू किसानों, काश्तकारों की भेड़ों को मार दिया जाता है, गोलियों से दागकर, एक नहीं सैकड़ों भेड़ों को। उनकी ज़मीनों पर खड़े हुए जैतून के दरख्तों को गिरा दिया जाता है, काट दिया जाता है, उनकी ज़मीनें कब्जा ली जाती हैं, उनके खैमे उखाड़ दिए जाते हैं। जो इन ज़मीनों पर हज़ारों हज़ार साल से रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें कब्जा कर कहा जाता है मुल्क हमारा है क्योंकि हमसे वादा किया गया था। अबे वादा किया गया था तो छोड़कर भाग क्यों गए थे 3 बार? फ़लस्तीनी और यहूदी इस ज़मीन पर हमेशा से रहते थे, दोनों की तारीख़ है। जो बाद में कन्वर्ट हुए दूसरे ममालिक के यहूदी, वो यहाँ पर 75 साल पहले आए, वरना इस ज़मीन पर हमेशा से यहूदी, ईसाई, मुसलमान मिलकर रहते थे। यहूदी जो कट्टर या प्योर ज्यूज़ हैं, उनका भी इन ज़ायनी से झगड़ा चलता है, ये दुनिया के सामने साफ है। अब बात ईरान की। ईरान के टॉप ऑफिशियल बगदाद से बेरूत पहुँच गए हैं। कल बगदाद पहुँचे थे और आज पहुँच गए हैं बेरूत। लारिजानी, जिनका नाम है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, ये पहुँचे आज बेरूत बुध को और वहाँ जाकर लेबनानी हुकूमत
के लोगों से भी बातचीत की, और जो हिजबुल्लाह का जो पॉलिटिकल ब्लॉक है लेबनानी हुकूमत में या पार्लियामेंट में, उनके लोगों से भी मेनली बातचीत की। टॉप ईरानी ये टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं ईरान के। तो लरीजानी ने यहाँ पर ये कहा कि हम लेबनान के लोगों के साथ हैं, हम लेबनान के लोगों की जो हिफाजत है उसके साथ खड़े हैं, उनके हक़ और हुकूक़ के साथ खड़े हैं। और इन्होंने लेबनानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं नबी बेरी, उनसे मुलाकात की। नबी बेरी का आप जानते होंगे वो हिजबुल्लाह के करीब हैं। हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की कवायद चल रही है लेबनान के अंदर। लारीजानी का ये दौरा उसी हलचल से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि कैसे यहाँ पर हिजबुल्लाह के हाथ काट दिए गए अगर, तो ईरान के लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी हो जाएगी इस पूरे रीजन में। नबी बेरी वहाँ पर गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो अमेरिका चाह रहा है वो लेबनान की हुकूमत ना करे। लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें कोई बाहरी मदद नहीं चाहिए। सीधा सीधा उन्होंने कहा। लेबनीज प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन वेडनेस, बल्कि कल नहीं, आज ही उनके लारीजानी के पहुंचने के बाद कहा कि हमें कोई फॉरेन बैकिंग नहीं चाहिए अपने डोमेस्टिक राइवल्स के ख़िलाफ़। ये मतलब हमें अनएक्सेप्टेबल है। हमारे जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क में ही अगर हमारे कोई दुश्मन है या कोई ग्रुप्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम कुव्वत रखते हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे, हमें किसी की बाहरी मदद नहीं चाहिए। ईरान को मैसेज था जोसेफ ऑन का कि हमें अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने हैं, हमें हमारे मुल्क को पटरी पर लाना है। इसके लिए अगर हमें किसी रेजिस्टेंस मूवमेंट के हथियार छीनने पड़ें और हमें फिर अपने मुल्क को सुधारने का उसके बाद मौका मिले, फॉरेन एड भी आए, तो हम ऐसा करेंगे। यह हमारा हक भी है और हमारी आवाम की तरफ हमारा फ़र्ज़ भी है। अगर कोई बाहरी ताकत, दूसरा मुल्क ये चाहता है कि हम उस रेजिस्टेंस मूवमेंट पर नरमी बरतें और अपने मुल्क की इकनॉमी को गर्क होने दें, तो ऐसा नहीं होगा। हम बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपना मुल्क संभालें। तो ये खिच्चू मचा हुआ है लोगों के बीच, समझे। पहुंच तो गए लारीजानी। अभी देखिए जब बिल्कुल टॉप लेवल मुलाकात होगी तो क्या निकल कर आता है। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि पुतिन भैया तुम जो भी करोगे अपन तुम्हारे साथ है। फुल सपोर्ट लिखा हुआ है, फुल सपोर्ट फॉर रशिया अहेड ऑफ पुतिन ट्रम्प मीटिंग समिट। पुतिन और ट्रम्प की इस जुमे को मुलाकात होने वाली है अलास्का में। बहुत अहम मुलाकात है। माना जा रहा है कि ट्रम्प पूरी कोशिश करेंगे और पुतिन पर पूरा प्रेशर डालेंगे कि वो यूक्रेन के खिलाफ हमले रोक दें। चाइना के कुछ जहाज़ अलास्का के आसपास बताया जा रहा है पहुंच गए हैं। ठीक है, वो उनका रूटीन हलचल होगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया के जो हुक्मरान हैं किम जोंग उन ये कह रहे हैं पुतिन डरना नहीं, ठसक से बात करना, अपन पीछे खड़े हैं, देख लेंगे अमेरिका को। बहुत देखा है हमने, दिए धमकियां, देखा क्या कर लिया इन्होंने। तो किम जोंग उन सेज हिज कंट्री विल फुली सपोर्ट ऑल मेजर्स टू बी टेकन बाय रशियन लीडरशिप अंडर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी। अब इनके बीच जो है एक ट्रीटी है, एक संधि, एक समझौता है, उसके तहत उन्होंने कहा है कि हम और सपोर्ट को हर जगह इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जा रहा है, फुल सपोर्ट को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जा रहा है। हेडलाइन और हेडलाइन के नीचे देख लें आप। इस सपोर्ट का मतलब ये है कि इससे भी, उससे भी, शू से भी, हर तरीके से मिसाइल, गोला बारूद, बल्लम बर्छी, अर्छी खर्ची, सबसे हम तुम्हारे साथ हैं, डरना मत, बात करो। पुतिन भी बोले शुक्रिया किम जोंग उन भाई। पुतिन थैंक्स किम जोंग उन फॉर सपोर्ट इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और कहा कि भाई तुमने अब तक जो सपोर्ट किया है यूक्रेन के खिलाफ हमारा, हम उसके भी मशकूर हैं। हज़ारों हजार नॉर्थ कोरिया के सिपाही रूस की फौज के साथ शाना बशाना यूक्रेन की फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, और उनकी वजह से यूक्रेन के लिए लड़ाई थोड़ी और मुश्किल भी हुई। फिर यूक्रेन से, नॉर्थ कोरिया से हथियार भी गए हैं रूस को, कुछ सस्ती मिसाइल्स वगैरह भी बताया गई हैं। तो ये जो हैं दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एक नया, अब पता नहीं ईरान के साथ भी ये, ईरान ने हालांकि अपने फौजी नहीं भेजे थे, लेकिन ईरान के साथ कोई ढीलापन रूस ने किया है। नॉर्थ कोरिया के साथ कब करेंगे और वो कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना होगा। कीव इंडिपेंडेंट जो यूक्रेन का अखबार है,
उन्होंने लिखा है कि रात रशिया ने बहुत बड़ा अटैक किया ड्रोन्स और मिसाइल से। 6 लोग इसमें मारे गए। ये 13 अगस्त की खबर है। 6 लोग इसमें मारे गए, 6 यूक्रेनी, 15 लोग जख्मी हुए हैं। पूरे यूक्रेन पर ये हमले हुए हैं और इसकी तादाद रही इन यूक्रेन्स की 49 शाहिद टाइप अटैक ड्रोन्स थे और इनके अलावा और यूएवीज और ड्रोन्स भी थे शाहिद के अलावा, ये लिखा गया है। एंड एज वेल एज 2 इसके अंदर एम और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इनके अलावा 49 ड्रोन्स और बाकी ड्रोन्स की तादाद इन्होंने नहीं बताई। इनके अलावा इसका 2 इस्कंदर एम या फिर KN-23 मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया गया है, ये इन्होंने बताया। तास जो रशिया की न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये बताया कि व्हाट्स इज नोन अबाउट द ओवरनाइट यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स की यूक्रेन ने भी ड्रोन अटैक किया है, लेकिन उसमें क्या क्या हुआ है ये बताया गया है कि एक ड्रोन का मलबा 16 मंजिला एक इमारत पर गिरा वोल्गोग्राद में, और इसके अलावा 46 यूक्रेनी ड्रोन्स आए थे रशिया के रीजन्स के ऊपर, कई इलाकों के ऊपर, जिनमें से बहुतों को मार गिराया गया और कहा गया फिक्स विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे, फिक्स विंग वाले ड्रोन थे और वन गो वाले। और ये जो है इनमें से 15 ड्रोन जो हैं ब्रियांस्क रीजन में, पूरी डिटेल दिए रूस ने कि हमने यहाँ मार गिराया, वहाँ मार गिराया। अब जंग में देखो बड़े झूठे झूठे दावे होते हैं एक दूसरे की फ़ौज का मुरल जो है वो झुकाने के लिए। हकीकत क्या होती है वो नुकसान उठाने वाला जानता है। रूस रोज़ कहता है हमने आज इनके सैकड़ों फौजी मार दिए, यूक्रेन कह रहा है सैकड़ों फौजी मार दिए। ये वैसे ही चल रहा है ना जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि फ़लाने मुग़ल बादशाह ने उस कौम के लोगों को, लाखों लोगों को रोज़ मारता था और उनमें से भी ख़ास जाति के, वो जाति तो ख़त्म हुई नहीं। वैसी ना यूक्रेनी फ़ौजी ख़त्म हो रहे हैं ना रशियन फ़ौजी ख़त्म हो रहे हैं, रोज़ एक दूसरे की सैकड़ों जो है मारने। तो इतिहास हो या वर्तमान हो, जंग के बारे में हमेशा झूठे दावे किए जाते हैं। जीतने वाले बाद में इतिहास लिखते हैं, तब सही लिखता है, लेकिन जंग के दौरान झूठ लिखे जाते हैं। हारने वाले अक्सर झूठ लिख देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।